नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अकाउंट टेक पे। यानी कि जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हमारे चैनल का नाम है अकाउंट टेक और उसमें हम अकाउंट और टैक्स से रिलेटेड वीडियो के बारे में बातें करते हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि देखिए अकाउंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और अर्थव्यवस्था के अंदर भी अकाउंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम कुछ अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि जो पॉलिसी है वो बनती कैसे है, या फिर कोई भी जो है, चाहे वो बिजनेस हो या पॉलिसी हो, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होती है। तो आज बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज हम बात करेंगे, बेसिकली हम बात करेंगे आज इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स की तो बहुत से लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कंफ्यूजन होती है। उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए किस तरीके से ये इकोनॉमी में काम करते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी में क्या काम करते हैं उसको भी समझेंगे, और किस तरीके से ये जो है देश की अर्थव्यवस्था में क्या रोल निभाते हैं उसको भी समझेंगे। तो मेजरली इसको समझाने से पहले मैं आपको मेजरली बता दूं कि दो तरीके के टैक्स, मोस्टली दो तरीके के टैक्स होते हैं। टैक्स की भाषा में मैं बोलूँ तो यानी कि एक हेडर हो गया, हेडर, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस डायरेक्ट टैक्स के अंदर मोस्टली जो टैक्स आता है, जिसको आप वेल नोन सभी जानते हैं, वो आता है इनकम टैक्स। इससे आप भली बात प्रचलित होंगे, ज्यादातर लोगों को पता होगा। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब यही होता है कि जो कमा रहा है डायरेक्टली वही गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ऐसे सभी टैक्स को मेजरली डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण जो लोगों को समझ में आता है वो है इनकम टैक्स। दूसरा इस तरीके का जो टैक्स होता है उसको आप बोल सकते हैं वेल्थ टैक्स। टैक्स अभी है या नहीं हम इस मैटर में नहीं जा रहे, लेकिन वेल्थ टैक्स भी ऐसा ही होता है, यानी कि जिसकी कैपिटल होती है वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा होता है। तीसरा, आप इसका उदाहरण देने के लिए आप समझ सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी, मोटा मोटा, यानी कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वही गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी दे रहा है। तो इस तरीके के टैक्सेस जो होते हैं जो कि आप सीधे गवर्नमेंट को दे रही है डायरेक्टली, वो टैक्स जो कि आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देते, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू देते हैं, वो सारे टैक्स नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में अगर हम जोड़ना चाहें तो कस्टम ड्यूटी को भी जोड़ सकते हैं वैसे तो डायरेक्ट टैक्स में। हालांकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है, बट अगर ये B2C की कैटेगरी में आता है तो मैं मानता हूँ कि ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आ सकता है। B2C मतलब अगर हम कोई भी गुड्स कंज्यूम के लिए ले रहे हैं और उस पर अगर कस्टम ड्यूटी लग रही है, वो कहेंगे नहीं जी इस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, और वो आप सेल्फ प्रोड्यूस के लिए ले रहे हैं, तो क्योंकि आप डायरेक्टली ही पे कर रहे हैं तो देखा जाए तो वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स सीधा गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है, जबकि कस्टम ड्यूटी पहले किसी विभाग में जाती होगी, जाहिर बात है, उसके बाद गवर्नमेंट में जाती होगी। इसीलिए ये बड़ा डिबेटेबल है, तो अभी इसको बस समझाने के लिए था, अदरवाइज काट ही देते। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स में जो डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इसका सबसे प्रचलित जो उदाहरण है वो है GST, जिसने कि काफी टैक्सों को मर्ज कर दिया है। एक्साइज, कस्टम ड्यूटी या किसी भी तरीके का और टैक्स, जैसे कि मान सकते हैं किसी चीज पे भी वैट भी है, वैट। अभी काम कैसे करता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स बोले क्यों जाते हैं। आपने कोई भी चीज ली, उसमें मान लीजिए GST इंक्लूडेड है या एक्साइज या कस्टम ड्यूटी या वैट, जो भी है वो इंक्लूडेड है MRP के अंदर। तो आपने किसी दुकान से ली, किसी शोरूम से ली, आपने उस दुकानदार को या शोरूम वाले को पैसे दे दिए इंक्लूडिंग टैक्स। मान लीजिए आपने कोई चीज 10,000 की ली, तो जो इंक्लूडिंग टैक्स है उसमें उसकी जो असल कीमत है मान लीजिए 9,000 रुपये है। 1,000 रुपये का टैक्स सरकार ले रही है मल्टीपल टैक्स के थ्रू। उसमें हो सकता है GST, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, वैट, दुनिया भर की चीजें हो सकती है। सारी एक साथ नहीं होंगी, लेकिन अलग अलग मात्रा में अलग अलग चीजें हो सकती है। ये किसी रेसिपी बनाने की तरह ही है। तो उसमें जो 1,000 रुपये वो
दुकानदार अपने ऊपर की चेन को दे देगा, मतलब एग्जैक्ट 1000 नहीं देगा, कुछ जो ने जितने का माल खरीदा है, अगर सारी की सारी उसकी सेल्फ प्रोडक्शन है, यानी कि एक सर्विस मान लीजिए, तो अगर सारी की सारी उसकी सेल्फ प्रोडक्शन है तो वो सीधा गवर्नमेंट को देगा, अदरवाइज वो अपनी ऊपर की चेन को देगा, उससे ऊपर की चेन उसको देगी, उससे ऊपर की चेन उसको देगी। तो ये आपने जो एंड यूजर ने जो टैक्स दिया वो सीढ़ी के थ्रू काम करता है, यानी कि आप एक एक सीढ़ी अपने से ऊपर वाले को देते जाते हैं। आप बिल्कुल निचली पायदान पे है या ऊपर की पायदान पे समझ लीजिए, किसी भी पायदान पे समझ लीजिए, और आपको या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाना है, तो सारी सीढ़ियों को कवर करते हुए जाना है। इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स काम करता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स को लेके एक बड़ी कंफ्यूजन ये है, और जैसा कि आपको कुछ व्यूज चैनल पे डिबेट भी दिखती होगी कि भाई जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये इतना अच्छा टैक्स नहीं है, क्योंकि ये सभी पे इक्वली नहीं पड़ता। मतलब इसकी परसेंटेज तो फिक्स होती है कि भाई 5% लगेगा, 12% लगेगा, 18% लगेगा, 28% लगेगा, लेकिन ये सभी पे इक्वली लगता नहीं है। हालांकि मोटे तौर पर तो इक्वली ही लगता है, पर ऐसा कहा जाता है, मान लीजिए सबसे ज्यादा तो पेट्रोल का ही एग्जांपल दिया जाता है कि कहीं एक 7 करोड़ की गाड़ी में आया है वो पेट्रोल भरवा रहा है, एक 20,000 की स्कूटी में आया है वो पेट्रोल भरवा रहा है, और दोनों को पेट्रोल एक ही रेट पे मिल रहा है, और उसमें जो टैक्स है, लगने वाला टैक्स है, वो भी दोनों समान मात्रा पे दे रहे हैं। जबकि एक दिन का 1 करोड़ कमाता है और एक शायद सारी जिंदगी भी 1 करोड़ नहीं कमा पाएगा। तो इस तरीके से ये माना जाता है कि ये टैक्स सब पे समान प्रकार से नहीं लगता, परसेंटेज में ये सब पे इक्वली लग रहा है। लेकिन इनकम की अगर बात करें, इनकम के हिसाब से बात करें, तो ये सब पे समान तरीके से सही नहीं बैठता। जो गरीब है वो और गरीब होता है, और जो अमीर है उस पे ये टैक्स परसेंटेज के मामले में देखा जाए, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक साल में 1 करोड़ कमाता है, एक 1 लाख कमाता है, दोनों ने समान खपत करी और दोनों ने 2-2 हजार रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स दिया। अब जिसने 1 लाख रुपए कमाए, इसको हम 1000 रुपए के हिसाब से या 100 रुपए के हिसाब से समझते हैं, आपके ज्यादा आसानी से समझ आएगा। तो एक की 100 रुपए है और एक की उससे 10 टाइम्स मान लीजिए 1000 रुपए, तो यानी कि दोनों ने 20-20 रुपए खपत करी टैक्स में जो गवर्नमेंट को दिए। तो 100 रुपए की उसकी इनकम थी, उन्होंने 20 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए जीएसटी के रूप में या किसी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। तो ये उसकी आय जो उन्होंने अर्जित करी उसका 20% लगभग हो गया। भाई दूसरी तरफ किसी व्यक्ति ने अगर 1000 रुपए अर्जित करे और उसने 20 रुपए गवर्नमेंट को दिए, तो ये उसका कितना हो गया, 2% हो गया। परसेंटेज आप फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, बट ये 2% हो गया। तो इसीलिए माना जाता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है ये अर्थव्यवस्था में बहुत सही फिट नहीं बैठता। इसके विपरीत अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो उसमें इनकम टैक्स की अगर खासकर बात करें, तो जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही स्लैब भी बढ़ जाता है, यानी कि वो हाई टैक्स पे करता है। तो यानी कि 1 लाख वाला 1 लाख के टैक्स के हिसाब से पे कर रहा है, 10 लाख वाला 10 लाख के हिसाब से पे कर रहा है, वो सभी पे इक्वली नहीं लग रहा, हाई इनकम पे हाई टैक्स हो जाता है। जबकि यहाँ पे हाई इनकम की कोई क्राइटेरिया है नहीं, सबको एक ही जैसा टैक्स देना होता है, चाहे वो महीने के 10,000 कमा रहा है, चाहे वो महीने के 10 लाख कमा रहा है। तो ये एक थोड़ी सी इसमें कहा जाता है कि ये उतना अच्छा निचले तबके के लिए नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है, या माना गया, ये हर एक देश की सच्चाई है कि उसमें जो है एक बड़ा हिस्सा अमीर, एक बड़ा हिस्सा जो है वो अमीर लोगों के पास होता है और एक बड़ा हिस्सा गरीब लोगों के पास होता है। अगर हम अमीर गरीब की सिंपल भाषा में बात करें, तो मतलब इकोनॉमी का एक बड़ा, आप यूं समझ लीजिए कि 100 में से इजीली 51%, मैं यूं कर दूंगा 51% जो है इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के पास होता है, वो 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 50,000 हो सकते हैं। वही बाकी 49%, ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बाकी देश के लोगों के पास होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सभी से समान रूप से लिया जाता है, और इस मामले में इसीलिए डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा अच्छा बोला जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसी कोई खामी है तो सरकार उसको लगाती क्यों है?
या इसका कोई ऑल्टरनेट है? भाई इनडायरेक्ट टैक्स को हटा ही दिया जाए, अगर ये आप कह रहे हैं कि इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो डायरेक्ट टैक्स को ही हम रख ले और उसमें इनकम को कैलकुलेट कर ले। तो देखिए हाई टैक्स कोई भी देना नहीं चाहता, हाई टैक्स कोई भी देना नहीं चाहता। इसका जो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसका जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है? इन 49% पे मान के चलिए। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्ट टैक्स का, अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट माने, क्योंकि भाई जो हाई टैक्स कोई भी नहीं देना चाहता चाहे वो कितना ही अमीर हो, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है वो इन लोगों पे पड़ता है जिनकी हाई इनकम है, क्योंकि लो इनकम वो एग्जम्प्ट हो जाती है। और देखा जाए तो ये भी परेशान होते हैं कि भाई हमें जो है हम ज्यादा टैक्स देते हैं, और ये भी परेशान है कि भी हम ज्यादा टैक्स देते हैं। उनको इनडायरेक्ट टैक्स में कोई कमी महसूस नहीं होगी, और इस तबके को यानी कि 49% वालों को डायरेक्ट टैक्स में कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया ऐसा है कि दोनों अपनी जगह पे सही भी है और दोनों अपनी जगह पे थोड़े थोड़े गलत भी हैं। तो क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी है इनके बीच का जो हो सकता है? तो मैंने आपको बताया कि देखिए अगर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो हर एक को बुरी लगती है, तो हम यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाते भी नहीं है। जैसा कि अभी बजट आया, आप सोच रहे होंगे कि मैं बजट के बारे में कुछ बोलूंगा, तो मैं इसमें बजट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। और ये चैनल इसलिए है भी नहीं, कटाक्ष करने के लिए। इस चैनल पे हम अकाउंट्स के माध्यम के थ्रू एक नई सोच सरकार के सामने रखते हैं, या उन लोगों के सामने रखते हैं जो कि डिसीजन लेने में सक्षम है, या यूं कहें कि जनता के सामने रखते हैं। अभी पूरी तरीके से ये सोच मेरी है। जब ये वीडियो आप देखेंगे और आपको अगर अच्छा लगता है तो ये सोच हमारी भी बन सकती है, और एक से एक जब 11 होंगे और 11 से फिर 111 होंगे, और इस तरीके से ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी सोच से हम सबकी सोच बन सकती है, अगर ये सोच सही दिशा में होगी और सही दिशा में मैं सोचूंगा। क्योंकि देखिए एक सबसे जो नेगेटिव चीज है, हर व्यक्ति जब सोचता है तो वो ये सोचता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे कैसे मिले। तो इसलिए मैंने बताया कि डायरेक्ट टैक्स वाला जो अमीर व्यक्ति है वो कहेगा इनडायरेक्ट टैक्स सबसे बेहतर है, डायरेक्ट टैक्स से तो एटलीस्ट बेहतर ही है। और इनडायरेक्ट टैक्स वाला बोलेगा कि भाई जो है डायरेक्ट टैक्स जो है ये बेहतर है, इनडायरेक्ट टैक्स बेहतर नहीं है। तो दोनों में ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ सुझाव हम दे सकते हैं, और उन्हीं सुझावों के बारे में आज का टॉपिक है, जिसका कि मेन हेडलाइन है इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ी करेक्शन ऑल्टरेशन के सुझाव हम डायरेक्ट टैक्स में भी देंगे, पर मेजरली सुझाव हम इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दे रहे हैं। तो देखिए एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में अभी मल्टीपल स्लैब चल रहे हैं जीएसटी के अंदर। जीएसटी इसका एक मेन फैक्टर है, इसलिए अदरवाइज और भी चीजें इसमें आती है, जैसे कस्टम ड्यूटी आती है 5%, 10%, 20%, 30%, 35%, इस तरीके से होती है, 100% तक होती है शायद। तो कैटेगरी बहुत होती है। तो अभी हमारा जो सुझाव है वो ये कि इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, लेकिन ये बेहद ही कम मात्रा में होना चाहिए और बहुत डाइल्यूट सा इसे होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी जो भी कैटेगरी है 10% तक के अंदर, 20, 30, 40, आई थिंक 40% तक जीएसटी के अंदर जा सकता है। तो इसको 1% कर दीजिए, इसको 2%, इसको 3%, इसको 4%। ये करने से क्या होगा, एक तो बिजनेस में कैपिटल जनरेट होगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा बिजनेसमैन का जीएसटी के अंदर ब्लॉक हो जाता है, जो उनपे गवर्नमेंट पे इनपुट के रूप में पड़ा रहता है। उसका माल जब बिकेगा, जब वो उसको यूटिलाइज कर लेगा। तो यहाँ पे अगर ये परसेंटेज सीधा ही काफी कम हो जाएगी, तो बिजनेस कैपिटल के लिए उस पर कैपिटल और आ जाएगी। दूसरा ये कि ये जो सेगमेंट होगा ये B2B सेगमेंट के अंदर रेट होगा या नॉन कैश के अंदर होगा। इस सेगमेंट को 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम या 5 टाइम तक, या यूं कहें कि रेट यही रहेंगे, सेम रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे ऑन कैश।
कैश वैल्यू। देखिए भारत में बहुत सारे लोग बेसिक चीजों को भी नहीं जानते। उन बेसिक चीजों में मैं ये कह सकता हूँ कि एक अकाउंट को ऑपरेट मोबाइल के थ्रू कैसे करते हैं, ये भी भारत में बहुत सारे लोग नहीं जानते। लेकिन एक चीज हो रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है तो वो उसको जानना चाहेगा, भले ही वो अनपढ़ है ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर किसी को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा तो वो उस चीज को जरूर जानना चाहेगा। तो अगर हम ये कर दें कि भाई ऑन कैश बिलिंग, मतलब B2B होगा तो कैश हो या नॉन कैश मैटर नहीं करता, या वो नॉन कैश हो, मतलब नॉन कैश मतलब वो कैश से पेमेंट ना दे, हाथों हाथ पेमेंट दे। नंबर 1 हाथों हाथ पेमेंट दे, कोई उधार पेमेंट नहीं, ये नॉन कैश में बोल रहा हूँ। B2B तो चाहे वो उधार ले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि B2B में उधार ही चलेगा, लेकिन या तो वो हाथों हाथ पैसे दे, बैंक से बैंक ट्रांसफर कर दे, या फिर अगर वो कैश में दे रहा है तो उस पर जो नॉर्मल GST का रेट है वही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, और वो आपको पड़ रहा है 20,500 का, तो जब कहेंगे भाई कैश में, पता कैश में कितना डिस्काउंट है, तो अभी क्या होता है, वो कहता है कि जी कैश में ले लो 200 कम मिल जाएगा। लेकिन हम इस चीज को उल्टा करना चाहते हैं, हम इसको इस तरीके से करना चाहते हैं कि वो कहेगा भी कैश में, पता वो कहेगा अभी तो 20,500 का मिल रहा है, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे ये 22,000 का, 23,000 का या 25,000 का मिलेगा अगर आप कैश में कटवाओगे, कैश में पेमेंट करोगे। यानी कि नॉन कैश को हम प्रमोट करेंगे। इसका एक एग्जांपल हमने देखा था कोविड के टाइम पे, जब लोग नोट लेने से भी डरते थे कि भाई इसमें भी कोरोना हो सकता है, तो डिजिटल पेमेंट की एकदम से बूम आ गई थी। तो सेम फीचर हम यहाँ पे लाना चाहते हैं कि जो पेमेंट वाला है, जो पेमेंट कर रहा है और सामान ले रहा है, उसको क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। अभी क्या होता है, अरे 20,500 का है, अच्छा 20,000 का मिल जाएगा, 20,200 का मिल जाएगा, चलो मैं बैंक से ले आता हूँ, और वो जाता है अगल बगल के ATM, ये थोड़ी सच्चाई है ये, और वहां से कैश ले आता है निकाल के, और फिर दुकानदार को देते तो आइटम खरीद लेता है। इस चीज को हम रिवर्स करना चाहते हैं, यानी कि अगर उस पर पैसे हैं तो वो कहेगा भाई तू बराबर में ATM है उसमें चला जा, पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, और फिर ये तेरे को 20,500 मिल जाएगा, अदरवाइज तो 23, 24, 25 का मिलेगा। तो कुछ बेसिक चीजें, बिल्कुल नेसेसरी चीजें हैं जो कि कैश में ही ज्यादातर कटती हैं, जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई, या खाने की चीजें हो गई, या बहुत छोटी जिनकी MRP होती है, ऐसी रेगुलर चीजें तो कैश में कटेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें टैक्स वही लग जाएगा। बाकी जो ऐसी लग्जरी चीजें होती हैं या ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि नॉन कैश में लेना संभव है, ज्यादातर ऐसे में इलेक्ट्रिक आइटम वो मेन होगी, इलेक्ट्रिक आइटम, या एक सर्टेन अमाउंट हम MRP लगा सकते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, इससे ज्यादा का है प्रोडक्ट, खास करके फूड आइटम्स और मेडिसिन आइटम और ये एडुकेशन से रिलेटेड आइटम, इन 3 कैटेगरी को तो स्पेशली छोड़ ही दीजिए। उसके अलावा जो भी है उस पर यही कैश में हायर टैक्स लगेगा, और वैसे 1, 2, 3, 4, इससे क्या होगा, प्रेजेंस पे कैपिटल भी आएगी। तो यानी कि ये इस तबके को भी, जिसकी हम मोटा मोटी आम भाषा में बात करते हैं, और इस तबके को भी फायदा पहुंचाएगा, लेकिन एक बड़ा फायदा ये इन 49% को पहुंचाएगा। 49% मैं कह रहा हूं जिन पे देश का जो पैसा है वो समान तौर पर नहीं बटा हुआ, अमीर वर्ग के पास हर देश में, ये भारत देश की बात नहीं, अमीर वर्ग के पास किसी भी देश में देश की एक बड़ी कैपिटल होती है, जबकि लोगों की संख्या बहुत कम होती है, और गरीब लोगों की संख्या, या यूं कहे गरीब लोगों को भी छोड़िए, देश की एक बड़ी जनसंख्या पे देश की कैपिटल कम होती है, और देश की एक बड़ी कैपिटल देश की कम जनसंख्या पे होती है। ये सिर्फ भारत में नहीं, ये हर देश में होता है। और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में यूं कह लीजिए कि कलेक्शन, तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मेरे पे इसका कोई ऐसा डाटा वाटा है नहीं, क्योंकि आई थिंक ऐसा डाटा शायद निकलेगा भी नहीं। मैं कह रहा हूँ 65% इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इन लोगों से होता होगा, और बाकी 35% इन लोगों से, क्योंकि इनकी जो वॉल्यूम है, जो पीपल का वॉल्यूम है वो कम होता है। अब ये खाने पीने वाली चीजें या ऐसी चीजें जो कि कंज्यूमेबल है, वो ऐसी कितनी चीजों पे खर्च करेंगे भाई, 10 आदमी जितनी रोटी खाएंगे उतनी रोटी एक अमीर आदमी तो नहीं खा सकता ना। तो वो चीज है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं और सभी इक्वली देते हैं। तो इसका एक समाधान है थोड़ा सा, कि एक तो इनडायरेक्ट टैक्स को B2B सेगमेंट या B2C का नाम ही चेंज कर देते हैं, B2C मतलब कैश,
B2C में तो सेम होगा, B2N भी बोल सकते हैं, B2N मतलब नॉन कैश। तो B2B या B2N में बहुत कम होगा इनडायरेक्ट टैक्स, और B2C में वो अपना नॉर्मल टैक्स जो भी उस पर रखा हुआ है वो होगा। अब इससे सवाल ये आता है कि जो गवर्नमेंट की जो कलेक्शन है, मान लीजिए गवर्नमेंट की कलेक्शन अभी चल रही है 1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली मंथ, कभी उसको 1.25 लाख, 1.5 लाख, ये करोड़ होगा। ये खाली 1.5 लाख रुपए नहीं है, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, इस तरीके से मंथली मिलता है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना ही सारा रेवेन्यू खत्म कर दे या बहुत कम कर दे? इस तरीके से तो गवर्नमेंट जो है वो और जो है परेशानी में आ जाएगी। उसका जो डेफिशिएट बोलते हैं, आई थिंक डेफिशिएट और बढ़ जाएगा, है ना, वित्तीय घाटा और बढ़ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए हम सुझाव देना चाहते हैं एक नए टैक्स का, जिस टैक्स का नाम होगा CSI। मैंने अपने एक पहले भी किसी वीडियो में बताया था, वो दूसरे चैनल पे थी, वो मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मैंने एक और चैनल बनाया था अलग से, हेड्स एंड टेल के नाम से, लेकिन मैं उसको इसमें मर्ज कर दूंगा वो वीडियो को भी, जिसमें मैंने बताया था एक CSI क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट इनकॉर्पोरेशन। जैसे एडुकेशन सेस होता है कि उसका फोकस एडुकेशन पे होता है, तो ऐसे ही एक CSI है, इसमें क्या होगा, सेंट्रल एंड स्टेट इनकॉर्पोरेशन। टी आप बोल सकते हैं, लेकिन टी मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इसके अंदर हम कई चीजें देंगे। तो CSI ये भी हम बोल सकते हैं इसको। इस टैक्स का क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, इसका क्राइटेरिया है इनकम, इसका क्राइटेरिया है कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उस पर जो भी MRP होती है उसके अंदर एक सर्टेन इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये सभी पे लगता है, चाहे व्यक्ति की इनकम 10,000 है या 10,000 दिन की है, महीने की है, घंटे की है, सेकंड की है। ये उन व्यक्तियों पे लगता है जिनकी इनकम होती है टैक्सेबल। अगर उस टैक्सेबल इनकम उस दायरे से भी नीचे है तो ये 0 लगता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये पैसा मिला या नहीं मिला, ये श्योरिटी नहीं है। आपने मान लीजिए इनकम तो कंसीडर कर ली, लेकिन उसने दी नहीं, पेमेंट ही नहीं दी, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपने जो इनकम करी, पता चले आपका बिजनेस में नुकसान ही हो गया, तो वो आप लॉस में कवर कर सकते हैं। लेकिन आ रहा हूं, मान लीजिए आपने कहीं 2 महीने 3 महीने काम करा और उसके बाद आपको सैलरी ही नहीं मिली, तो आप क्या दिखाएंगे कि भाई मेरे को सैलरी नहीं मिली, तो यहाँ पे आप इनकम 0 दिखा देंगे, लेकिन उस लॉस को आप कवर कैसे करेंगे? तो इसमें भी थोड़ी सी मुझे ये दिक्कत महसूस होती है, पर अभी इस दिक्कत की बात नहीं होगी। अभी हम नए टैक्स की बात कर रहे हैं, और ये टैक्स को हमने बिल्कुल सिंपल और सरल रखने की कोशिश करी है, और इसकी खासियत ये है कि ये सभी पे इक्वल होगा। देखिए, जितनी ज्यादा इक्वालिटी होगी सभी को वो टैक्स उतना ही ज्यादा पसंद आएगा। अभी ये पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अगर आप सबका साथ मिला तो ये हमारा ओपिनियन हो सकता है। और ये टैक्स काम कैसे करेगा? सबसे पहले ये टैक्स लगेगा आपके सेविंग बैंक रिसीट पे। इसका करंट अकाउंट से कोई लेना देना है ही नहीं। सेविंग बैंक की रिसीट पे ये टैक्स लगेगा। टैक्स सभी पे लगेगा और सभी पे इक्वली लगेगा, यानी कि किसी को कोई एग्जम्पशन नहीं, क्या अमीर क्या गरीब, किसी को कोई एग्जम्पशन नहीं। जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ इसलिए है कि आपने कैश निकाला बैंक से, कैश बैंक में जमा करा, एक बैंक से दूसरे बैंक में डाला, इस चीज की सिर्फ एक एग्जम्पशन है। तो इसका क्राइटेरिया कैसे बनेगा? 0 से 1 लाख एट द रेट, इसको आप 1% मान सकते हैं या 2% मान सकते हैं। अभी 2% मान लीजिए, और ये काम कैसे करेगा? पर इंडिविजुअल जिसका कि 18 ईयर और above 18 ईयर,
यानी पूरे साल की उसकी जो सेविंग की जो रिसिप्ट है वो 0 से 1 के बीच होगी तो उस पर टैक्स लगेगा नील। इसको आप 1% मान सकते हैं, 2% मान सकते हैं, 3%। तो जितना टैक्स कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अभी आप इसको 1% ही मान लीजिए। 1 से 2 के बीच टैक्स लगेगा 1000 रुपये, 2 से 3 के बीच टैक्स लगेगा 2000 रुपये। अब देखिए फिर 20 से 21 लाख के बीच टैक्स लगेगा, या फिर 2 लाख से 20 लाख हो गया ना, तो 20,000 रुपये। तो यानी कि इसने कोई टैक्स नहीं दिया। कोई टैक्स इनने क्यों नहीं दिया? क्योंकि 0 के ऊपर इनने 1% दे दिया। अब 0 के ऊपर 1% होता ही 0 है, तो ये क्या करे, इसने 1% दे दिया किसके ऊपर, 1 लाख के ऊपर। अब 1 लाख के ऊपर 1 लाख के ऊपर 1% 1000 होता है, और 20 लाख के ऊपर 1% 20,000 होता है। यानी कि हर एक ने इक्वली दिया, किसी को कोई एग्जम्पशन नहीं है, हर एक ने इक्वली दिया। और क्योंकि बर्डन इस पे भी 1% का पड़ा और इस पे भी 1% का मिला पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट को क्या फायदा है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनसे कम पैसा मिला, और जो उचले तबके के लोग हैं उनको ज्यादा पैसा मिला। अब आप कहेंगे कि जी ऐसे तो लोग अपने सेविंग में रखेंगे ही नहीं। तो देखिए ऐसा है कि हर बिजनेस, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, तो ये दिक्कत होती है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी को कोई ना कोई पर्सन चलाता है, और हर एक पर्सन की इंटेंशन होती है कि वो पर्सनल एसेट्स को होल्ड करे। पर्सनल एसेट्स को होल्ड करे, और पर्सनल एसेट्स तभी पर्सनल होती है जब वो आपके सेविंग बैंक में हो, आपके इंडिविजुअल नाम पे हो। मान लीजिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जब तक वो कंपनी के नाम पे है तो वो आपकी पर्सनल नहीं है, आप उसको अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को दे ही नहीं सकते क्योंकि वो कंपनी की है। तो हमेशा हर कोई यही प्रीफर करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरी पर्सनल होल्डिंग में हो, मेरी पर्सनल एसेट्स में हो। इसीलिए, और आज की तारीख में, पहले ये था कि कैश में ज्यादातर चीजें ली जा सकती थी, आज की तारीख में तो खर्चे भी कैश में करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बीमार हो जाए और वो हॉस्पिटल में जाए और उसका 20 लाख का इलाज बिल बने, तो वो 2 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकता, उसको बाय फोर्स और बाय चॉइस बाकी 18 लाख रुपए आपको अकाउंट के थ्रू ही देना पड़ेगा। तो अब इतना जब हमने नैरो कर दिया है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, ये जीएसटी भी हमारा मदद करेगा कि आप कैश में कम से कम ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि आपको बेनिफिट नॉन कैश में ज्यादा मिलेंगे। तो उसी तरीके से जब हर कोई अपनी सेविंग में पैसे डालेगा तो सेविंग में पैसे डालेगा तो उसकी पूरे साल की रिसीप्ट हो जाएगी, उसके बाद वो उस पर टैक्स दे देगा। यानी कि हर कोई, अब जो अमीर है वो अपने लाखों करोड़ों रुपए उसके सेविंग में होते हैं, तो वो उस हिसाब से टैक्स दे देगा। क्योंकि इसके अंदर एक खासियत और है कि इसके अंदर कोई भी टैक्स प्लानिंग काम ही नहीं करेगी। नो टैक्स प्लानिंग वर्क। होता क्या है कि इनकम टैक्स के अंदर कई तरीके की टैक्स प्लानिंग काम कर जाती है, तो जिसको पता होता है वो उनका बेनिफिट ले लेते हैं, और उस तरीके से ये कोई चोरी नहीं होती, ये एक स्टाइल होता है कम से कम टैक्स में मैक्सिमम इनकम को शो करने का, उस पर मिनिमम टैक्स देने का, जिसके लिए आप पे एक तरीके की अवेयरनेस है, जो जितना अवेयर है उसको उतना बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन इसमें कोई टैक्स प्लानिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बड़ा सिंपल है, इसके अंदर कोई टिपिकलिटी है नहीं। टोटल रिसीट 20 से 21 1 लाख का स्लैब चलेगा, तो आप जो भी स्लैब में है नीचे वाले पे कैलकुलेट आपको करा जाएगा। यानी कि 0 से 1 लाख, 1 लाख तक है तो आप 0 हो गई, 1 लाख 1 हो गई तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी 100% टैक्स होगा, 1 लाख 9, अगर आपकी इनकम ये है 100% टैक्स और 1%, यानी कि अगर आप
इस क्राइटेरिया में है 1,09,99, तब आप देंगे 999। अगर आप सपोर्ट 1,100,000 रुपये पे हैं तो आप कितना देंगे? 100 रुपये। भाई जितनी आपकी इनकम हुई एक्चुअल में रिसीप्ट हुई उस पर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100% दे सकते हैं। तो यानी कि 1,09,99 तक आपके 999 बनेंगे, फिर 1,01,000 पे आपके 1,000 बन जाएंगे, वो मैक्सिमम 2 लाख तक हो ही रहेंगे। तो उसमें कोई टैक्स प्लानिंग वर्क नहीं करेगी, सभी को देना है, सभी को इक्वली देना है। बड़ा सिंपल सा ये फंडा है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इस नए टैक्स की एक कल्पना हमने लोगों के सामने रखी है और इस नए टैक्स से धीरे धीरे हम इसको 1% कर सकते हैं। लोगों को ये टैक्स अच्छा लगे, इक्वालिटी इसमें ज़्यादा लगे तो हम इसको 2% कर सकते हैं। अब देखिए जब 2% देंगे तो ये 2,000 देगा, लेकिन ये सीधा 40,000 देगा। पड़ा सब पे एक साथ, लेकिन हर एक पे अब इसका इम्पैक्ट अलग जा रहा है। अब हर एक पे इसका इम्पैक्ट अलग जा रहा है। ये जीएसटी की तरह ही है, ये है जीएसटी की तरह जिसमें रेट फिक्स है 5% तक, तो हर एक को 5% दे रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसकी इनकम 10,000 है, महीने की, दिन की, ये मैटर ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मैटर करता है इसकी इनकम 1 लाख ये साल की है या दिन की है। अगर ये दिन की है तो पूरे साल की इसकी रिसिप्ट कई गुना बैठेगी, और अगर ये पूरे एक साल की है तो उसे सिर्फ 1% देना है या 2% देना है या 3% देना है। धीरे धीरे आप इस टैक्स को बढ़ा सकते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स जो भी आपको कैटेगरी में रखे, लेकिन हमारा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स को कम करा जाए और एक नई टैक्स को सीएसआई को इंट्रोड्यूस करा जाए, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो। और इसके अंदर हम और बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं जो कि बेनिफिट्स के रूप में होंगी। यानी कि जो सबसे निचला तबका है वो भी इसको देना चाहे और जो सबसे उचला तबका है वो भी इसको देना चाहे। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको एक्चुअल डाटा पता चलेगा, कितने लोगों के बैंक अकाउंट है, उनमें कितने लोग ऐसे हैं, एडल्ट्स की बात हो रही है, यानी कि जो एडल्ट्स नहीं है उनका काउंट हो जाएगा उनके फादर में या उनके मदर में, वो बाय चॉइस किसी एक में ऐड कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि भाई इतने भारत में खाते हैं, इतने खातों में कितने परसेंटेज ऐसे हैं जो कि इसमें आ रहे हैं, कितने परसेंटेज ऐसे हैं इसमें आ रहे हैं, कितने परसेंटेज इसमें आ रहे हैं, कितने परसेंटेज, मतलब आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि कितनी परसेंट भारत की कैपिटल या भारत का पैसा कितने परसेंट कितने लोगों के हाथों में। और उस तरीके से आप और ज्यादा अच्छे लॉस बना सकते हैं। आपको ये पता तो होगा ना, पता तो होना चाहिए, तभी आप उसी तरीके से नई नई पॉलिसी, नई नई मेकिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से जो अमीर और गरीब के बीच का अंतर है वो भी कम हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये एक सुझाव है, अभी इसके बारे में और बात करेंगे। और जो हमारी थॉट्स है, इसमें बहुत सारी थॉट्स है। इस सीएसआई के अंदर बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। बेनिफिट्स के रूप में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, यानी कि इसके अंदर जो बेनिफिट्स होंगे, मेडिकल के बेनिफिट्स होंगे, ट्रांसपोर्ट के बेनिफिट होंगे, एजुकेशन के बेनिफिट होंगे, पर्क्स के बेनिफिट होंगे। पर्क्स मतलब जो कहते हैं महंगाई भत्ता, जैसे कि विधवाओं को मिलती है, विडो पेंशन मिलती है, या बुजुर्गों को मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, उस तरीके के पर्क्स होंगे। और भी कुछ अगर हमारे दिमाग में आता है तो वो होता है, लेकिन सबसे मेन है मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और पर्क्स। ये 4 चीजें हैं जो कि सीएसआई के अंडर कवर होगी। अब ये कवर कैसे होगी, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। और छोटा सा फैक्टर है इंश्योरेंस। वैसे इंश्योरेंस तो मेडिक्लेम में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी मेडिक्लेम या मेडिसिन भी बोल सकते हो आप, मेडिसिन भी कवर होगी। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बेनिफिट्स कवर होंगे। तो वो क्या होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो उस पर आप जरूर कमेंट करें, ताकि हम इसमें और ज्यादा पॉलिसीज को और ज्यादा एक्सप्लोर करके आपको बता सके। अभी हम जो भी चीज बता रहे हैं वो बड़ी ही आपको मोटे तौर पर बता रहे हैं,
बाकी हम धीरे धीरे जैसा आपका प्यार मिलता रहेगा उसके हिसाब से हम नैरो डाउन करके बताते रहेंगे कि हमने और क्या क्या इसमें सोचा है। पर ये जो भी है, ये हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हमारा एक सुझाव है अपनी तरफ से। एज ए इंडियन हम अपनी तरफ से उन लोगों को जो नए नए सुझाव के लिए उम्मीद करते हैं कि पब्लिक से भी कोई ना कोई सुझाव, कोई ओपिनियन आए, उसके लिए ये सुझाव है। ओके, गुड नाइट।